केबिथ हिंद क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान के बहुत ही इम्पॉर्टेंट और उतने ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी कि पर्सनैलिटी का अध्ययन करेंगे। पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। आम भाषा में हम इस शब्द से बहुत परिचित हैं और इस शब्द का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है उसको हम डिटेल में जान लेते हैं। तो व्यक्तित्व शब्द अंग्रेज़ी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है। पर्सनैलिटी शब्द का इस्तेमाल हम दिन प्रतिदिन के जीवन में करते ही रहते हैं। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ होता है नकाब यानी मास्क या मुखौटा। तो जैसे नकाब बाहरी आवरण होता है, तो उसी अर्थ में पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व को पहले माना जाता था। यूनान में वास्तव में अगर हम देखें तो पर्सोना शब्द कहाँ से आया उसका भी एक इतिहास है। तो यूनान में रंगमंच पर अभिनय करने वाले कलाकार मुखौटा पहनकर अपना असली रूप छिपाकर किसी अन्य व्यक्ति की नकल करते थे, तो उस मुखौटे को पर्सोना कहा जाता था। बाद में उन कलाकारों को पर्सोना कहा जाने लगा और इस प्रकार पर्सोना व्यक्तित्व का पर्यायवाची हो गया, यानी कि उन व्यक्तियों को ही पर्सोना कहा जाने लगा। तो एक प्रकार से पर्सनालिटी के लिए पर्सोना शब्द यूज़ किया जाने लगा और वहीं से फिर पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व शब्द प्रारंभ हुआ। अब हम जान लेते हैं कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। व्यक्तित्व के अर्थ को कई दृष्टिकोणों से परिभाषित किया गया है। सामान्य दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो सामान्य दृष्टिकोण यानी जो आम जनता होती है वो क्या समझती है व्यक्तित्व के बारे में। सामान्य दृष्टिकोण ये कहता है कि जैसा व्यक्ति दिखाई देता है वही उसका व्यक्तित्व है, यानी बाहरी रूप से व्यक्ति जैसा भी दिखाई पड़ता है वो उसका व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनैलिटी है। यानी कि व्यक्ति के शरीर की बनावट कैसी है, उसका चेहरा कैसा, उसका रंग रूप कैसा है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए यानी उसका पहनावा कैसे है। तो जैसा व्यक्ति दिखाई देगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व माना जाएगा। अगर व्यक्ति का चेहरा आकर्षक है, उसका रूप रंग अच्छा है, उसके शरीर की बनावट अच्छी है और उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, तो ये माना जाता है कि उसका व्यक्तित्व उत्तम कोटि का। और वहीं अगर व्यक्ति की शरीर की बनावट ठीक नहीं है, उसका चेहरा आकर्षक नहीं है और उसने अच्छे कपड़े पहने नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक नहीं है या उत्तम कोटि का नहीं है। अगर हम दार्शनिक दृष्टिकोण की बात करें तो दार्शनिकों ने आत्म तत्व की बात कही है। आत्म तत्व यानी कि व्यक्ति के आंतरिक गुण। तो व्यक्ति का जो आंतरिक रूप है वो व्यक्तित्व है, ऐसा दार्शनिकों का कहना है। यानी व्यक्ति के अंदर जो भी गुण मौजूद होते हैं वो सब उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अब अगर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की बात करें तो समाजशास्त्रियों के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के सामाजिक गुणों का संगठित रूप है, यानी कि व्यक्ति में जितने भी सामाजिक गुण होते हैं वो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। व्यक्ति समाज में जितनी अच्छी छवि रखता है उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा माना जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व कुछ अलग ही अर्थों में है, ना तो केवल बाह्य गुण ना ही आंतरिक गुण, बल्कि दोनों का ही योग। यानी व्यक्तित्व में वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी और वातावरण यानी एनवायरनमेंट, इन दोनों से जो भी गुण प्राप्त होते हैं वो सारे शामिल होते हैं। अब वंशानुक्रम यानी कि जन्मजात गुण। जन्मजात गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त होते हैं वो जन्मजात गुण कहलाते हैं। गुणसूत्रों के माध्यम से ये गुण आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो वंशानुक्रम से जो गुण प्राप्त होते हैं वो गुण, और जो वातावरण से व्यक्ति अर्जित करता है वो गुण, ये दोनों ही तरह के गुण मिलाकर व्यक्तित्व बनता है। अब ये दोनों तरह के जो गुण होते हैं यानी जन्मजात गुण और अर्जित गुण यानी वंशानुक्रम और वातावरण, दोनों से प्राप्त गुण दो प्रकार के होते हैं, बाह्य गुण और आंतरिक गुण। यानी जो भी गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व में होते हैं उनमें से कुछ बाह्य गुण होते हैं और कुछ आंतरिक गुण होते हैं।
बाह्य गुण यानी शारीरिक गठन, रूप रंग, मुखाकृति, पहनावा, और आंतरिक गुण यानी बुद्धि, रुचि, आदतें, चरित्र, योग्यता, संवेगात्मक स्वरूप आदि। अब हम व्यक्तित्व की परिभाषा देख लेते हैं। व्यक्तित्व की वैसे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही परिभाषाएं यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली परिभाषा गिलफर्ड की है। गिलफर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। गुणों का समन्वित रूप यानी कि जो भी व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, उनका जो संगठित या समन्वित रूप होता है वो व्यक्तित्व कहलाता है। वुडवर्थ की परिभाषा देख लेते हैं। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की विशेषता है, यानी व्यक्ति का जो संपूर्ण व्यवहार है, जो भी व्यक्ति करता है वो उसका व्यक्तित्व होता है। और इस व्यवहार का प्रदर्शन कैसे होता है? उसके विचारों के द्वारा होता है, यानी इसका प्रदर्शन वो अपने विचारों के द्वारा करता है। जब व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है तो हम उसके व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। मॉर्टन के अनुसार व्यक्तित्व समस्त शारीरिक, जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। यानी मॉर्टन ने कहा है कि जितनी भी जन्मजात यानी शारीरिक जो प्रवृत्तियां होती हैं यानी क्वालिटीज़ होती हैं, और जो अर्जित गुण यानी क्वालिटीज़ होती हैं, उन दोनों का योग जो है वो व्यक्तित्व कहलाता है। कुछ ऐसी ही परिभाषा वैलेंटाइन ने दी है, जिन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जन्मजात गुण यानी जो हमें माता पिता या और पूर्वजों से जीन के माध्यम से प्राप्त होते हैं, और अर्जित गुण यानी कि जो हमें समाज में वातावरण के संपर्क में आकर धीरे धीरे अर्जित होते हैं, प्राप्त होते हैं, सीखे जाते हैं। तो इन दोनों ही गुणों का योग व्यक्तित्व है, ऐसा वैलेंटाइन का कहना है। ऑलपोर्ट के अनुसार, सबसे पहले मैं आपको ऑलपोर्ट की परिभाषा बताने से पहले ये बता दूं कि ऑलपोर्ट की परिभाषा व्यक्तित्व की सर्वोत्तम परिभाषा मानी जाती है। इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक शील गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अपूर्व अभियोजन को निर्धारित करता है। बहुत सुंदर परिभाषा है इनकी, जिसमें उन्होंने 3 बातें महत्वपूर्ण बताई हैं। सबसे पहला है मनोदैहिक शील गुण। मनोदैहिक शील गुण, इसमें देखिए मन और देह यानी मानसिक गुण, और देह मतलब शारीरिक गुण। तो शील गुण यानी वही गुण जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में होते हैं। तो मानसिक, केवल मानसिक नहीं, केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मनोदैहिक यानी मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के गुण, ठीक है, क्या कहलाते हैं? व्यक्तित्व कहलाते हैं। और ये जो गुण होते हैं इनका गत्यात्मक संगठन होता है, यानी ये संगठित रूप में होते हैं। मानसिक और शारीरिक गुण संगठित रूप में होते हैं, लेकिन ये संगठन कैसा होता है? गत्यात्मक, डायनेमिक होता है, यानी स्थिर नहीं होता। गत्यात्मक इसलिए कहा गया है क्योंकि समय के साथ परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति के जो गुण होते हैं यानी शील गुण होते हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, इसीलिए इसे गत्यात्मक संगठन कहा गया है। साथ ही जो वातावरण के प्रति उसके अपूर्व अभियोजन को निर्धारित करता है, वातावरण के प्रति एडजस्टमेंट। लेकिन ये एडजस्टमेंट कैसा है? ये अभियोजन यानी कि एडजस्टमेंट यूनिक है, अपूर्व है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग तरीका होता है वातावरण से एडजस्ट करने का। और ये तरीका क्यों होता है उसका? क्योंकि उसके जो शील गुण हैं उनका संगठन अलग तरीके का है। हर व्यक्ति के जो शील गुण हैं उनका संगठन अलग तरीके का होता है, इसलिए वातावरण के प्रति उसका एडजस्टमेंट भी अलग तरीके का होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सांप निकल आया, 4 व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति सांप को मारने के लिए निकल पड़ सकता है, दूसरा व्यक्ति वहीं बेहोश होकर गिर सकता है, तीसरा व्यक्ति भाग सकता है, और चौथा व्यक्ति मदद के लिए चिल्ला सकता है। तो परिस्थिति एक ही है, लेकिन उसके साथ एडजस्टमेंट चारों अलग तरीके से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो मनोदैहिक शील गुण हैं उनका संगठन कैसा है? उनका संगठन अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का संगठन अलग है, जिसके कारण उनका एडजस्टमेंट भी अलग है। अब हमने अभी बात की शील गुणों की, तो ऑलपोर्ट ने अपने
परिभाषा में शील गुणों की जो बात की है, वो शील गुण आखिर हैं कौन से, तो यहाँ पर हम उन्हीं शील गुणों को थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं। व्यक्तित्व के शील गुण यानी ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी, इनको 3 भागों में बांटा गया है। मानसिक गुण यानी मेंटल ट्रेट्स, शारीरिक गुण यानी फिजिकल ट्रेट्स, और सामाजिकता यानी सोशियलिटी। अब हम मानसिक गुणों की बात करते हैं, यानी कि मानसिक गुण कौन कौन से हैं। मानसिक गुण अर्थात व्यक्ति के आंतरिक गुण, यानी ये व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं और इन गुणों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये व्यक्ति के व्यवहार में प्रकट होते हैं। यानी व्यवहार में व्यक्ति इनको दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो व्यवहार व्यक्ति करता है उसमें इन गुणों को देख सकता है। ये है बुद्धि व ज्ञान, स्वभाव और चरित्र। आइए हम एक एक करके इनका अध्ययन कर लेते हैं। बुद्धि व ज्ञान। व्यक्तित्व निर्माण में बुद्धि और ज्ञान का विशेष योगदान होता है, क्योंकि जो उच्च बौद्धिक स्तर वाले व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व निश्चित रूप से प्रभावशाली होता है, और जो सामान्य बौद्धिक स्तर वाले व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व भी सामान्य श्रेणी का होता है, और जो मंद बुद्धि व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व निम्न स्तर का होता है और बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं होता। अगर हम स्वभाव की बात करें तो व्यक्तित्व के शील गुणों में स्वभाव का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व भी बनता है। स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व कई प्रकार के होते हैं। आशावादी, निराशावादी, चिड़चिड़े स्वभाव वाले, मिलनसार, संकोची आदि। सामान्यतः जो आशावादी लोग होते हैं और जो मिलनसार स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं उनके व्यक्तित्व को अच्छा माना जाता है। चरित्र व्यक्तित्व का एक मुख्य तत्व है। उच्च चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व उत्तम कोटि का माना जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र तो उच्च हो, साथ ही साथ वो जो चीज़ सोच ले, जैसा संकल्प कर ले, उस काम को वो करके दिखाए। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व उत्तम कोटि का होता है, और निम्न चरित्र और दुर्बल संकल्प शक्ति वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व निम्न कोटि का होता है, क्योंकि व्यक्ति जो सोचता है, जैसा संकल्प लेता है, उससे जो है वो हट जाता है, वो अपने किए हुए संकल्प पर दृढ़ नहीं रह पाता, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व निश्चित ही निम्न कोटि का होगा। अब मानसिक गुणों के साथ हम शारीरिक गुणों की बात कर लेते हैं। तो शारीरिक गुण या तत्व जो होते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व के बाहरी पक्ष का निर्माण करते हैं, यानी जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं। इसके अंतर्गत शरीर की आकृति, उसकी लंबाई, शारीरिक गठन, वाणी, व्यक्ति के चेहरे की भाव-भंगिमाएं, उसकी मुखाकृति। इसके अतिरिक्त ये तो चीज़ें आती ही आती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त व्यक्ति की वेशभूषा, कैसे कपड़े उसने पहने हैं, और शरीर को सजाने संवारने का ढंग आदि शारीरिक गुणों के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में शारीरिक रूप से जो व्यक्ति आकर्षक होता है वो पहली नज़र में तो आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन अगर उसके मानसिक गुण अनुकूल ना हो, यानी अच्छे ना हो, उत्तम कोटि के ना हो, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावहीन हो जाता है। तीसरे गुणों में आता है सामाजिकता। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण और विकास सामाजिक पर्यावरण में होता है। जो लोग सामाजिक होते हैं, यानी दूसरे लोगों से घुलते मिलते हैं, अच्छी तरह व्यवहार करते हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास अलग तरीके से होता है, और जो लोग असामाजिक होते हैं उनके व्यक्तित्व का अलग तरह से विकास होता है। अब हम व्यक्तित्व की विशेषताओं का अध्ययन कर लेते हैं, यानी कि एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, या एक संतुलित व्यक्तित्व में, यानी एक व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व संतुलित है, उसमें कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है सामाजिकता, यानी समाज में घुलना मिलना। सामाजिकता व्यक्तित्व का एक प्रमुख विशेषता है, प्रमुख गुण है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहना ही पसंद करता है। व्यक्ति समाज के बीच रहकर ही अपने सारे क्रियाकलाप करता है। जो व्यक्ति सामाजिक हो और सबके साथ घुल मिल कर रहे, निश्चित ही ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है। समायोजन यानी कि सामंजस्य, एडजस्टमेंट। समायोजन अर्थात स्वयं को परिवेश के अनुसार ढालना या परिवेश के अनुकूल बनाना।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना ही समायोजन कहलाता है। जो व्यक्ति एडजस्टमेंट कर लेता है उसका व्यक्तित्व तो अच्छा माना जाता है। अब ये एडजस्टमेंट किससे? एडजस्टमेंट व्यक्तिगत जीवन से, एडजस्टमेंट सामाजिक जीवन से, एडजस्टमेंट पारिवारिक जीवन से, एडजस्टमेंट व्यावसायिक जीवन से, इन सभी से जब जो व्यक्ति समायोजन कर लेता है उसका व्यक्तित्व तो निश्चित रूप से अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति एडजस्टमेंट कर लेता है यानी समायोजन कर लेता है तभी व्यक्ति का विकास हो पाता है, अन्यथा व्यक्ति का विकास होना संभव नहीं होता। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। व्यक्तित्व एक मनोशारीरिक अवधारणा यानी इसमें मानसिक गुणों के साथ शारीरिक गुण भी शामिल होते हैं। इसलिए व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। तो चूंकि व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से अगर स्वस्थ होगा तभी बाकी सारे गुणों का भी विकास हो पाएगा। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और शारीरिक रूप से फिट नहीं है तो वो अपने बाकी सारे गुणों के साथ या बाकी सारे कर्तव्यों के साथ भी एक बैलेंस नहीं बिठा पाएगा। तो इसलिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से व्यक्ति को स्वस्थ होना आवश्यक होता है। अनवरत विकास। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमेशा उसका विकास होता रहे। विकास समय, आयु और परिवेश के अनुसार जब गुणों में निरंतर विकास होता है तो ये एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति। व्यक्ति को अपने जीवन में कई निर्णय लेने पड़ते हैं और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने पड़ते हैं। सही निर्णय लेने के लिए और संघर्षों में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करता है और बाधाओं को जीतकर लक्ष्य को प्राप्त करता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है उसका व्यक्तित्व कभी भी उत्तम नहीं गिना जाता, क्योंकि व्यक्ति ने अभी एक संकल्प किया है कि मैं दिन रात पढ़ाई करके बहुत अच्छे नंबर लेके आऊँगा या बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त करूँगा, और थोड़ी ही देर के बाद वो अपने जो उसने इच्छा व्यक्त की है या जो उसने संकल्प किया है उससे डिग जाता है। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से एक अच्छे व्यक्तित्व का मालिक नहीं कहा जाएगा। संवेगात्मक संतुलन। संवेगात्मक संतुलन से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने संवेगों की अभिव्यक्ति उचित समय पर, उचित स्थान पर और उचित मात्रा में करे, यानी कि जहाँ जितने संवेग की ज़रूरत है उतने संवेग का प्रदर्शन किया जाए। यानी बात केवल मुस्कुराने की हो और व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से हा करके हंसने लगे, या जहाँ पर हंसने की बात हो वहाँ व्यक्ति उदास बैठा रहे, यानी कि जहाँ महफिल हो, लोग खुश हों, प्रसन्न हो, वहाँ व्यक्ति उदास बैठा रहे, या जहाँ पर शोक सभा हो वहाँ व्यक्ति चुटकुले सुनाने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं कहा जाएगा। साथ ही संवेगों का प्रदर्शन सामान्य रूप से हो, सामान्य रूप से यानी कि बैलेंस, बहुत ज़्यादा प्रबलता से भी नहीं और व्यक्ति ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल संवेग शून्य हो, यानी उसमें बिल्कुल किसी प्रकार के संवेग ना हो, या फिर संवेगों की बहुत अधिक प्रबलता, यानी किसी बात पर क्रोध आए तो व्यक्ति इतना ज़्यादा प्रबल क्रोध में भर जाए कि व्यक्ति किसी का विनाश ही कर दे। तो दोनों ही स्थितियाँ संतुलित नहीं कहलाएंगी। एकीकरण यानी कि गुणों में संगठन। व्यक्ति में जो भी गुण हैं, शारीरिक और मानसिक यानी बाह्य और आंतरिक गुण, उन गुणों में संगठन होना अनिवार्य है। गुणों में विरोध या टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर व्यक्तित्व में बिखराव आ जाता है, और ऐसा बिखरा हुआ व्यक्तित्व असंतुष्ट व दुखी जीवन का संकेत करता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो कि स्वयं असंतुष्ट हो, दुखी हो और जिसका व्यक्तित्व बिखरा हुआ हो, वो व्यक्ति कभी भी समायोजन नहीं कर सकता, और समायोजन एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होता है। संतोष। व्यक्ति के जीवन में संतोष का होना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन से, अपने व्यावसायिक जीवन से, अपने सामाजिक जीवन से, अपने व्यक्तिगत जीवन से संतुष्ट हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संतोष सुख का आधार है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वो निश्चित रूप से सुखी होगा।
लेकिन संतोष होने का अर्थ ये नहीं है, संतुष्ट होने का या संतोष का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति के पास जितना है बस उसी में संतोष करके बैठ जाए और उच्च लक्ष्य ना बनाए या आकांक्षाएं ना रखे। उच्च आकांक्षाएं या उच्च लक्ष्य बनाना प्रगति का द्योतक है। तो निश्चित रूप से व्यक्ति को उच्च आकांक्षाएं तो बनानी चाहिए और उनको प्राप्त करने के लिए यानी सफलता के लिए बेहतर से बेहतरीन प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति जो भी प्रयास कर रहा है उसको करने के साथ साथ असफलता के लिए भी खुद को तैयार रखना चाहिए। खुद को तैयार रखने का मतलब यदि व्यक्ति असफल होता है तो दुखी ना हो, असंतुष्ट ना हो, बल्कि फिर से प्रयास करे और सफलता प्राप्त करें। तो आज हमने इस वीडियो में व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन किया। व्यक्तित्व का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और व्यक्तित्व के कौन कौन से शील गुण होते हैं और एक उत्तम व्यक्ति के लिए कौन से गुण होने चाहिए, एक अच्छी पर्सनालिटी में कौन से गुण का होना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको निश्चित ही पसंद आया होगा और अगले वीडियो में हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा और साथ ही मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।